बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दिन का आपके साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, आलमी सतह पे जो है हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है और ये जंग अगर होती है तो एटमी जंग होगी। ईरान भी तैयार है, उधर इसराइल की तरफ से जो है वो गोलाबारी और उसके जो कार्रवाई है वो भी तेज है। और अगर ये जंग होती है तो खतरा किसको है? पाकिस्तान महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान जो है सिर्फ मजम्मती हद तक जो है वो बयानात दे रहा है। और इसके अलावा हमारा दूसरा जो मौजू है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रहीम यार खान के इलेक्शन में जो है 27% वोट कास्ट हुए हैं और ये मामला कहां तक जा सकता है? जो इत्तेहाद ग्रुप है, आजाद इत्तेहाद ग्रुप, क्या वो स्टे ले सकता है? इसका तीसरा हमारा इशू है कि सरकारी जमीनों पर स्पेशल जो है रेलवे की जमीन जो पड़ी है वहां पर नर्सरी की दरखास्त देकर वहां कब्जा कर लिया जाता है, बड़े बड़े होटल बना दिए जाते हैं और वहां पर लोग लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं, लेकिन रेलवे को क्या मिलता है? और इसके अलावा बोस्तान और गुलिस्तान पार्क जो बल्दिया की जमीन है, जो रेलवे चौक गढ़ है जहां पर लाखों रुपए किराया वसूल हो सकता है, वो भी काबजी ने कब्जा करके रखा है। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मुमताज साफी डॉक्टर मुमताज मुन साहब मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है, क्या समझते हैं कि ये जंग जो है पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। ये जो इसराइल है ये बेसिकली मुस्लिम उम्मा को खत्म करने के लिए एक दहशतगर्दी का, एक इंतहाई जुल्म, बर्बरियत और जबर का जो है वो समा पैदा कर रहा है। आपने फलस्तीन में देखा, उन्होंने कारपेट बमबारी की, औरतों को, बच्चों को, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की उसने साजिश की। मैं समझता हूं कि उम्मत मुसलमान ने उसमें कोई रोल प्ले नहीं किया। और जैसे आप खुद फरमा रहे थे कि पाकिस्तान वो जुल्म की वो अलामत है, वो बहादुरी की अलामत है, वो गैरत की अलामत है, सिर्फ और सिर्फ मजम्मत करता है, मजम्मती बयान जारी करते हैं। इवन के पाकिस्तानी शहरियों को तो अमेरिका के सफारतखाने तक उस पर एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं है। ये इस्लामाबाद में ये भी वाकया रिपोर्ट हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ईरान जो है वो कहां खड़ा है? बहादुरी की जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्लिम उम्मा को ईरान जो है वो एक तोहफा दिया है। वो अस्करी एतबार से, मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से, जिस अंदाज में वो मुसलमानों को लीड कर रहा है, जिस अंदाज में वो काम कर रहा है, उन्होंने साबित किया कि मुस्लिम उम्मा का वो लीडर है। फॉर एग्जाम्पल साहब, मैं आपको इसराइल के मौके पर मैं आपको बात करूं, उसमें जो हिजबुल्लाह लड़ रहा है, जो हमास लड़ रही है, जो बाकी मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, उनके पीछे एक हाथ है और वो सिर्फ और सिर्फ पासदार इनकलाब इस्लाम का हाथ है, वो ईरान का हाथ है। उनको ईरान मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है और ये जुर्रत और बहादुरी मुस्लिम उम्मा में किसी और मुल्क में नहीं है। मतलब तुर्की उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान जबानी इकरामी तौर पर, जमा खर्च के तौर पर उनके साथ खड़ा है, वो मजम्मत कर सकता है सिर्फ और सिर्फ, या कामे मुतलब में जो हमारा जो भी वज़ीर आज़म होगा जाके उसमें आधा मिनट बोल सकता है इस मौजू पे, बस हमारा ये इतना काम है। चौधरी साहब, आज 27 अक्टूबर है। आज के दिन कश्मीरी पर जुल्म और बर्बरियत करते हुए उनकी जो आजाद हैसियत थी, जो उनकी एक सूबाई हैसियत थी, उसको भी खत्म कर दिया भारत ने। लेकिन आज पूरी दुनिया में मुसलमान और कश्मीरी सरापा एहतजाज है भारत के खिलाफ, और पाकिस्तान हस्बे रवायत सिर्फ और सिर्फ मजम्मत कर रहा है। बस हम है सिर्फ मजम्मत करने वाली कौम, हम जबानी बात करने वाले कौम है, अमलन हमारे पास कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, अमन के दावेदार जो है अमेरिका है, बरतानिया है, वो किस पोजीशन में खड़े हैं, क्या कर रहे हैं वो? अमेरिका न सिर्फ इसराइल के साथ खड़ा है, उसने अपने बेड़े भेज दिए, उसने अपने जंगी सामान भेज दिया है। जो मुसलमानों पर गोलियां बरस रही हैं वो इसराइल की कम है, अमेरिका की ज्यादा है। जो मुसलमानों को कत्लेआम किया जा रहा है, जो मुसलमानों का खून बह रहा है, जो शोधा की तादाद हजारों की बजाय लाखों में पहुंच चुकी है, और अल्लाह माफ करे आगे हमें बहुत बड़ा काम है। देखिए, हम वो मुसलमान है चौधरी साहब, हम जीत गए, हम बच गए तो हम गाजी, हम मारे गए तो हम शहीद। अल्लाह पाक ने हमें इन नेमतों से नवाजा है। हम तो बेतेग लड़ने वाले कौन है। हमें तो अल्लाह पाक ने ईरान जैसा एक, अब मैं मजे की आपको बात बताऊं, सहूलियत के दांत खटे कर दिए हैं एक ईरान ने।
उनके इसराइल के जिस अंदाज में फौजी मारे गए हैं, जिस अंदाज में नुकसान ईरान ने किया है गुरिल्ला वार के जरिए, ये जो गुरिल्ला वार है इसके पीछे वो मुजाहिद कुव्वतें नहीं है, मुजाहिद कुव्वतें लड़ रही हैं, उनके पीछे हमास के पीछे, उनके पीछे ईरान है। और हमारी बदकिस्मती यह है कि हम उम्मा के इतने बड़े लीडर को एक फिरका वारियत की बुनियाद पर उस अंदाज में ख्याल अकीदत पेश करें जो उनका राइट है। मैं सबको समझता हूं, मैं तो सब आपको मजे की बात बताऊं, पिछले साल मैं इराक ज़ियारत पर गया, वहां जाके जब मैंने देखा कि मुसलमान जिस हालत में है, जिस कस्मा पुरसी के आलम में है, अल्लाह की पनाह है। मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया, मैं सऊदी अरब उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए गया, अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाया। वहां जाके मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि इनको मुसलमानों की क़यादत करनी चाहिए थी। जहां हरमैन शरीफैन है, वो हरमैन शरीफैन वाला है, वो असल में मुसलमानों के लीडर वो है, लेकिन उनमें जो बेबसी है, उनमें जो यहूदी और नूरियत का रंग है, जो उसमें फाशी और यानियत फैल रही है, अल्लाह की पनाह है। कल मेरा एक दोस्त मदीना मुनव्वरा से मुझे कॉल करके बता रहा था कि वहां औरतों को यूनिफॉर्म पहनाकर मदीना शरीफ की मस्जिद में यूं खड़ा किया गया है कि अल्लाह की पनाह। मतलब ये इस अंदाज में मुसलमान उम्मा जा रही है। दूसरी तरफ ईरान का रोल है जिसने यहूदियों को नाकों चने छुपवा दिए। अब मैं आपको यहाँ आपके इस प्लेटफॉर्म से खुशखबरी देना चाह रहा हूं कि ईरान एक इतना बड़ा हमला करने जा रहा है इसराइल पर, इतनी बड़ी मजबूत साफबंदी की है, उसमें आप मुसलमान उम्मा साथ देना दे। रूस ने उसकी मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है और इंशाल्लाह उम्मा को बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। अच्छा, अगर ये जंग होती है तो नुकसान किस किस मुल्क का होगा? देखिए, पूरी दुनिया पेट में आ सकती है। जिस तरह यूएनओ इसराइल की गैर आईनी तौर पर हमायत कर रहा है, उसकी दहशतगर्दी की, उसकी बेहियाई की, उसकी बेगैरती की हमायत कर रहा है, मैं तो ये समझता हूं कि ये आर्मी जंग शुरू नहीं होगी, शुरू हो चुकी है, सिर्फ ये इत्तला है उस वक्त। अब इसराइल की हमायत का ऐलान अमेरिका ने खुल के कर दिया है, दो टोक कर दिया है, फौजी इमदाद शुरू कर दी है, ईरान के खिलाफ उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि फ्रांस, बरतानिया, ये जितने ममालिक हैं, इन्होंने खुलकर इस ईरान की मुखालफत का ऐलान कर दिया। अल्लाह करे कि ये जंग टल जाए। अगर जंग ना टली तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा, और जब मुसलमान जो है आधी दुनिया पर जो है वो मौजूद हैं, रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्या इनकी जिहाद की हिम्मत जो है वो कहाँ गई है, सिर्फ बयानात तक ही महदूद हो गए हैं। डॉक्टर साहब, हमारा दूसरा जो मौजू है वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ज़रा रहीमिया खान के इलेक्शन जो है वो 27% जो है पोलिंग हुई है, उसमें वोट कास्ट हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि जो मुखालिफ ग्रुप है जो बाइकाट करके आजाद इत्तेहाद ग्रुप बैठा था, तो वो DGTO के प्लेटफॉर्म से रिज्यू नहीं करेगा क्या? मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वहां वो दोबारा अपील के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वोट सिर्फ 27% पड़े हैं। देखिए चौधरी साहब, इसमें भी बड़ी अचंभे वाली बात यह है कि जितनी सियासी जमातों के सरबराहान थे, उसमें तहरीक इंसाफ है, उसमें नून लीग है, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें मजहबी जमातें हैं, उसमें दीगर ताजर तंजीमें, सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, जो एक दूसरे की जानों के दुश्मन है, उन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा और जिस अंदाज में उन्होंने सीटों को बांटा, उनका इल्जाम ये 100% दुरुस्त है इत्तेहाद ग्रुप का कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को सीटें दे दी। उसने अपने भतीजे को, उसने अपने दामाद को, उसने अपने बेटे को, उसने अपने चचा को। लेकिन इसका एंड रिजल्ट मैं समझता हूं कि ये अच्छा निकालने में कामयाब हो गए हैं। मसलन इन्होंने वलीद निसार साहब को प्रेसिडेंट बना दिया है और शहीद इकबाल को इन्होंने SVP बना दिया है। मैं इन दोनों शख्सियात को जाती तौर पर जानता हूं, ये बेहतर काम कर सकते हैं, ये चैम्बर में इनकलाबी इक़दाम उठा सकते हैं। अगर इन बड़े बाबों बुजुर्गों ने इन नौजवानों का हाथ ना रोका और इन्हें काम करने दिया गया तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ कार गुजरने का जज्बा रखते हैं। इनका अब देखें मिसाल के तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक शख्सियत है मियां अहमद शहबाज साहब, उन्होंने इनको एक इकट्ठा करने में एक बड़ा अहम रोल अदा किया। मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव रोल है। ये आमिर शहबाज साहब हमेशा जो है इकट्ठा करते हैं दोस्तों को, और ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन मेरा सवाल इन सबसे ये है, मेरा सवाल है चौधरी शफीक साहब
चनाब ग्रुप से, मेरा सवाल है हाजी इब्राहिम साहब से, मेरा सवाल है आसम मजीद साहब से, मियां आमिर शहबाज साहब से, मेरा सवाल है अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब से, मेरा सवाल है चौधरी जावेद अरशाद साहब से, मेरा इनके जो कमाल पे खानपुर के, मेरा सवाल यह है कि आप सब लोगों को यूं इकट्ठा होने की क्या जरूरत पड़ गई कि आपके खिलाफ एक चुन्ना मुन्ना सा इत्तेहाद ग्रुप बना, उन्होंने आपको बस्ता डाल दिया। ठीक है, आप जीतने में कामयाब हो गए और आपने जीतने के बाद अच्छा फैसला किया, अपना सदर और एसबीपी अच्छा बना लिया, लेकिन जो आपने एग्जेक्टिव वोटों का फैसला किया, जिस अंदाज में आपने मेरी अब इनसे ये मेरा सवाल है और ये मेरी इनसे राय है कि प्लीज खुदा का नाम माने और अपने इनको एमबीबीएस से बाहर निकले, मियां बीवी बच्चों में से बाहर निकले, अपने मामे ताए चाचों को एग्जेक्टिव मेंबर बनाने की बजाय शहर के लोगों को नुमाइंदगी दे, सारे अच्छे अच्छे लोगों को नुमाइंदगी दे, ताकि पता चले कि ये शहर की नुमाइंदा तंजीम है। आपने तो ओहदे भी बांटे हुए हैं, आपने तो हिस्से भी बांटे हुए हैं, आपने तो एग्जेक्टिव मेंबरियां भी अगले 4 साल के लिए बांटी हुई है। ये तरीकाकार गलत है। और ये मैं आपको यहाँ एक खबर दे दूं, ये जो 3 ग्रुप इकट्ठे हुए हैं, ये आखिरी दफा 3 ग्रुप इकट्ठे हुए हैं। अब जब ये 3 ग्रुप इकट्ठे हुए, इनमें से एक ग्रुप रहेगा, इनका मुकाबला करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आजाद इत्तेहाद ग्रुप जो है उसकी सरप्रस्ती, उसकी जो चेयरमैन है वो चौधरी अशरफ साहब हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये ग्रुप मजबूत बन गया था क्या? ग्रुप मजबूत नहीं था, इनका बयानिया मजबूत था, इनकी गुफ्तगू मजबूत थी, इनको ये जो अवाम की राय थी, इसको समझना चाहिए चैम्बर के बड़ों को कि वो चैम्बर के लिए चैम्बर के लोगों को लाए। आप अब चैम्बर की हिस्ट्री उठा लें, जितने भी ये 12-13 साल की है, उसमें वही लोग बार बार एग्जेक्टिव मेंबर बन रहे हैं। वो मैं नहीं बन रहा तो मेरा भाई बन रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं पिछले 4 मेंबरों के भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, ये 20 खानदान है, हर घर की एक सीट है। ये है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मौजूदा कारकर्दगी जो कि अच्छा 27% वोट जो कास्ट हुए, इसकी वजह क्या है कि ये वोट कास्ट करवाने में कामयाब क्यों नहीं? अदम एतमाद है चैम्बर्स के मेंबर का, इन तमाम सियासी ग्रुपों पर अदम एतमाद है। और आजाद ग्रुप की फतह है, उन्होंने बाइकाट किया और सिर्फ 27% वोट पड़े। तो अगर ये राब्ता कर लेते, मतलब केस जो है दायर कर देते, तो ये कालादम नहीं हो जाएगी इलेक्शन? मेरे पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रूमर्स ये है कि आजाद ग्रुप शायद बीजीटीओ के पास जाए और कुछ इनके मतलब इसमें कोई खलल पैदा हो। तो अगला मौजूद जो है हमारा वो है सरकारी जमीनों पर तजावुजात के हवाले से। शहर का दिल है रेलवे चौक, जहां पर बोस्तान पार्क और गुलिस्तान पार्क जो है उस पर कब्जा माफिया ने कब्जा जमा रखा है और वहां पर होटल खुल गए हैं और वहां पर स्टॉल लगे हुए हैं। वो टोटल जो तफरीह का है जो वो कारोबारी जो है मरकज बन चुके हैं। इसी तरह बोस्तान पार्क का भी यही हाल है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि बल्दिया जो है इसको बेहतर तरीके से चलाए तो इसकी बल्दिया की आमदनी में जो है लाखों रुपए इजाफा नहीं हो सकता? तो साहब आप लाखों रुपए की बात करते हैं, मैं अरबों रुपए की बात करता हूं, मैं खरबों रुपए की बात करता हूं। रिंजा खां शहर में डिप्टी कमिश्नर रिंजा खां साहब 100 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटियां गैर कानूनी हैं, उनकी फीस करोड़ों में बनती है, उनमें होने वाले तामीर घर की फीस करोड़ों अरबों में बनती है। रिंजा खां में जो कमर्शियल सेक्टर जो मार्केट आबाद है उनकी फीस अरबों में बनती है। बल्दिया ने जो कब्जे करवा रखे हैं उनकी फीस उनकी वो जमीन अरबों रुपए की है। बल्दिया वाले वो पंजाबी का वो बदनामे जमाना गाना है, मेरे नोट बना मेरा मूड बने, ये जो लोग हैं ये कब्जा करने पे चुप नहीं रहते, ये कब्जा मौके पे करवाते हैं और उसका महाना भत्ता वसूल करते हैं। शहर में खंडरात है, सीवरेज का पानी है, सफाई का इंतजाम नहीं है, इनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, पेंशन के पैसे नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, करप्शन है कि रुकने का नाम नहीं लेती। जो आता है अपने पेट का जन्म भरता है और चला जाता है। इस मुल्क की यह सबसे बड़ी बदबख्ती है। डॉक्टर साहब, बल्दिया का जो बिजली का बिल है करोड़ों में है और पिछले महीने जो है 2 महीने 6 दिन के लिए बिजली मुल्तता कर दी गई थी, तो क्या हमारी बल्दिया के पास जो है वो बिल जमा करवाने के पैसे नहीं? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान खुदा जाने क्या होगा। अंजामे गुलिस्तान कि जनाब ये पेट्रोल जो ले रहे हैं उसमें बड़े पुराने पैमाने पर करप्शन है, वो ट्रैक्टर खड़े हैं उनके पेट्रोल ले रहे हैं, उनके पुर्जा जहाज तक चोरी है। अब देखें, अब आप दे रहे रेलवे लाइन के साथ साथ
नर्सरी के लिए जगह लिया है, वहां होटल्स बने हुए हैं, ये रेलवे की जगह की। आप दौलतपुर पे चले जाए, रेलवे स्टेशन पे आप जहां जाएंगे, इस शहर में कब्जा माफिया का राज है, इस शहर में जंगल का कानून है। मुझे तो यूं महसूस होता है कि इस शहर में कानून नाम की कोई चीज है ही नहीं। कौन इस शहर को चला रहा है, अल्लाह वाले का क्या होगा इस शहर में। अच्छा डॉक्टर साहब, बल्दिया के पास फर्ज करें अगर 6 ट्रैक्टर है ना, तो उनमें 5 में बैटरियां नहीं है और एक ट्रैक्टर की बैटरी है, उससे स्टार्ट करके दूसरे से वही ट्रैक्टर धक्का लगा के सुबह को स्टार्ट करता है और वो ट्रैक्टर शाम तक जो है वो स्टार्ट रहते हैं, जो जिनमें बैटरियां नहीं है। तो ये डीजल का खपाव और ये कितनी अलमिया है ये बात। तो साहब, एक ना बल्दिया का ड्राइवर है, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खावर यार उसका नाम है, उसको इन्होंने सैनिटरी सुपरवाइजर बना दिया है। उसके बाद इन्होंने उसको जनाब स्टोर का भी इंचार्ज बना दिया है, बिल्ली को दूध की रिक्वायरमेंट कराया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसने करोड़ों रुपए का स्टोर से सामान चोरी किया उसने लेकिन पेट्रोल की मांग में वो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह सामान का बड़े पैमाने पर चोरी है। इस मुल्क को तो लूटा जा रहा है, हर शख्स अपनी जगह पर बैठकर इस मुल्क को लूट रहा है। होगा क्या, ये अल्लाह जाने और अल्लाह का हबीब जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुल्क में बुरे हालात हैं। अच्छा, ये रेलवे की जो रेलवे ट्रैक के साथ साथ जो जगह है वो कमर्शियल जगह जो है वो नर्सरी के लिए किराए पे लेके फिर उसमें तबीरात और फिर होटल, और ये क्या हो रहा है ये सब। आप उस जगह की बात करें जो नर्सरी पर किराए पर ले रही, उनके पास तो 5% का इखलाकी जवाब तो आ गया। मैं बाकी जगहों की बात करता हूं कि आप दौद पुल के साथ चेक कर ले, बल्दिया की जगह है, रेलवे की जगह है, लेकिन वहां होटल बने हुए हैं, तामीरात हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों, कोई क्यों पूछेगा। जो मंत्री किराया लेते हैं उनसे अपने बाप की प्रॉपर्टी समझकर, वो ऐसे समझते हैं जैसे उनके बाप ने उनको विरासत में वो जगह दी थी, या रेलवे के और बल्दिया के काम वहां से वो किराया ले रहे हैं, उनकी वो खानदानी जगह बनी हुई है। ये मामले चाचे हैं बल्दिया के। डॉक्टर साहब, ये करप्शन में कौन कौन लोग शामिल हैं। मेरे पास उसकी कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, सरकारों का काम है। मैं किसी शख्सियत का, बिल्कुल वो बंदा जो इसका जो इनको रोकने का मिजाज है वो करप्शन में हिस्सेदार है, उसका नाम कोई भी है, वो किसी भी सीट पर बैठा है। आपने सीओ साहब का नाम लिया, सीओ साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए। आज से चलो बात कर लेते हैं, पिछली छोड़े। अगर कल से सीओ बल्दिया राणा महमूद साहब उस पर एक्शन लेते हैं तो सीओ साहब उसमें मिस्टर क्लीन है, वरना वो करप्शन में बराबर के हिस्सेदार है। मानना किराया जो लाखों रुपया इकट्ठा होता है उसमें वो हिस्सेदार हो गई। ये तो 2-4 वाली बात है। अच्छा, पेट्रोल की बात में भी जो है बल्दिया की करप्शन जो है, और फिर मकरूज भी है। इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास अरबों रुपए होने चाहिए बल्दिया की जगह के पास, लेकिन मुझे क्या करप्शन में रुका हुआ। ये बल्दिया की बात नहीं है, यही जिला कौंसिल की जो कहानी मैंने आपको बल्दिया की बताई, यही कहानी चौथी से जिला कौंसिल की है। डिप्टी कमिश्नर साहब इस वक्त बड़े ईमानदार और बड़े प्रोफेशनल डिप्टी कमिश्नर है। इनको चाहिए कि ये इसका फौरी तौर पर एक्शन ले और 2-4 दिन इस काम पे लगाए, दूध का दूध पानी का पानी। अगर डिप्टी कमिश्नर इस जगह से बल्दिया और जिला कौंसिल की इन करप्शनों को बंद कर दें तो इनके पास इतने फंड्स आ जाएंगे, ये सारी रोडें इन जगह के जो खंडरात हैं, ये जो टूटी फूटी सड़कें हैं, ये जो सिविल का निजाम तबाह हाल है, ये या बेशक आप इसको शीशे की सड़कें बना दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर जो है दर्जनों टाउन ऐसे हैं जो गैर कानूनी, गैर मंजूर शुदा और टीएमए के कवानीन के ऐन मुताबिक लिखा जाता है, मंजूर शुदा नहीं लिखा जाता। तो कौन कौन से टाउन इसमें शामिल है। चौधरी साहब, इसमें कौन कौन से को छोड़े, 4 टाउन इस वक्त जगह में प्रॉपर मंजूर शुदा है, ठीक है ना। मैं वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता उनकी ना, उनके नाम लेके, बाकी सारे गैर कानूनी है, ठीक है ना। इन गैर कानूनी टाउन जो सैकड़ों है, 100 से ज्यादा है, इनको किसने देखना है। डिप्टी कमिश्नर साहब को चाहिए कि इनको चेक करें, सीओ बल्दिया, सीओ जिला कौंसिल को चाहिए कि इनको चेक करें। किसने चेक करने, आपने, मेरा काम तो नहीं है इनको। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में जो है इन टाउन्स की और गैर मंजूर शुदा जो बड़े बड़े कोठियां हैं उसकी आपको लिस्ट जारी करेंगे। हमारी टीम ने जो है ये सब इकट्ठा कर रखा है रिकॉर्ड कि कौन कौन सा टाउन जो है गैर कानूनी है और उसके नक्शे की फीस जो है वो माफ करवा ली गई या उसको जो है कम करवा लिया गया। तो ये अगले प्रोग्राम में जो है इसकी लिस्ट भी जारी करेंगे और इस पर तबसरा भी करेंगे। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में चौधरी साहब आपने अपने स्टाफ शो का, अपने प्रोग्राम का नाम बेनकाब रखा हुआ है। ये आपका इस रहीम यार खान के शहरियों पर सबसे बड़ा एहसान होगा जब आप उनको बेनकाब करेंगे। कम से कम हम बरसे इक़्तिदार को ये तो दिखा सके कि ये काले का जो आपके मुंह पर मली हुई है, अगर आपने ये काम किया है आप उनको जरूर बेनकाब करें और ये आपका इस शहर के ऊपर बड़ा एहसान होगा। जी, तो अगला प्रोग्राम जो है
वो जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी वीडियोस और इस तरह के बेनकाब जो लोग हैं वो भी आप तक पहुंच सके। याद चाहते हैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।